नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर देखेंगे। उनमें से आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है चुंबकत्व में कूलाम का नियम। इसके साथ में आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता है तो उसके कारण से कितना चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा। साथ में दंड चुंबक की अक्ष और निरक्ष के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी किसी दंड चुंबक या चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण उसको किसी एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य, और साथ में हम देखेंगे उसमें संचित चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। तो छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम। देखिए क्या है। इस नियम के अनुसार दो विलगित मतलब दोनों अलग अलग हैं काल्पनिक ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा हमने स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ा था कि जैसे ये हमारे पास में दो आवेश हैं Q1 तथा Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। तो दोनों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमने स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक वैसा ही सिमिलर टाइप का यहाँ पर कूलाम का नियम है। देखो क्या है उसको क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर भी दो चुंबकीय आवेश हैं, ये और ये जो हमने दिखाए हैं ये हैं चुंबकीय आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने कंसीडर कर ली स्मॉल r। तब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि माना दो काल्पनिक ध्रुव है, हालांकि अकेले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, फिर भी हमने यहाँ पर अकेला ध्रुव यहाँ पर दिखाया है, अकेला ध्रुव ही यहाँ पर दिखाया। अकेले ध्रुव का वैसे अस्तित्व नहीं होता, जिनकी ध्रुव प्रबलताएं QM1 व QM2 है। दो हमने काल्पनिक ध्रुव लिए हैं जिनकी ध्रुव प्रबलताएं QM1 व QM2 हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, देखिए कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल दोनों आवेशों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगा देंगे k। ये जो कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू होती है μ0/4 पाई, और जिसका मान होता है 10⁻⁷ वेबर पर एम्पीयर इंटू मीटर। तो फाइनली जो हमारे पास में कूलाम के नियम से जो फॉर्मूला निकलेगा कि दो चुंबकीय आवेशों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल वो आ जाएगा F बराबर μ0/4 पाई QM1 QM2 अपॉन r²। तो विद्यार्थियों ये था चुंबकत्व में कूलाम का नियम। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर एकल काल्पनिक ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर पहले ही हम क्लियर कर देते हैं कि वैसे एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन यदि हम एकल ध्रुव को कंसीडर कर लें कि मान लें कि भाई एकल ध्रुव होता है तो उस पर कितना उसके कारण से कितना चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं।
देखिए एक चीज क्लियर कर लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चुंबकीय आवेश पर लगने वाला बल बट्टे में चुंबकीय आवेश, और उस चुंबकीय आवेश को हम QM से पुट कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता F बट्टे में QM से लिखी जा सकती है। तो प्रति एकांक चुंबकीय आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल है, उसको ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं। नेक्स्ट देखें कि अब यहां पर हम देखेंगे एकल काल्पनिक चुंबकीय ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो माना एकल काल्पनिक चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता QM है। हमारे पास में एक चुंबकीय ध्रुव है जिसकी जो ध्रुव प्रबलता है वो QM है, जिससे स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। स्मॉल r दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, ये हमारे पास में QM आवेश है और यहां से स्मॉल r दूरी पर ये कोई पॉइंट P स्थित है जहां पर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। देखो इसके लिए माना बिंदु P पर एक परीक्षण चुंबकीय आवेश QM नोट है। अतः तो यहाँ बिंदु P के ऊपर हमारे पास में एक चुंबकीय आवेश QM 0 है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इस QM 0 और इस QM के बीच में लगने वाला बल क्या होगा, सबसे पहले हम कूलाम के नियम से इस बल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए μ0/4 QM 0 बट्टे में R², ये हमारे पास में बल आ जाएगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर आप ध्यान दें, हमने अभी आपको बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम B बराबर F बट्टे में QM से पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है QM 0, उस पर लगने वाले बल को हम देख लेते हैं। तो बल का जो मान है वो तो ये रहा हमारे पास में समीकरण 1 से, और QM का मान QM 0 का हम इसमें भाग लगा देते हैं। भाग लगाएंगे तो QM 0 से QM 0 कैंसिल हो गया। B का जो मान है वो μ0/4 QM बट्टे में R² हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास में एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई है। हालांकि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो उसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4 QM/R² के रूप में होती। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दंड चुंबक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब छड़ चुंबक के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होती, वो यहां पर हम देखने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम किसी छड़ चुंबक की अक्षीय स्थिति के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पर हम देखने वाले हैं। देखिए कि हमारे पास में ये एक छड़ चुंबक है और उसका जो केंद्र है वो O है, और केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और उस बिंदु P पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए उत्तरी ध्रुव के कारण से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर दक्षिणी ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर हम उनका परिणामी यहाँ पर बिंदु P पर ज्ञात कर लेंगे। जो हमारे पास में छड़ चुंबक है उसके केंद्र से दोनों ध्रुवों की जो डिस्टेंस है वो हम L लेकर चल रहे हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त होगी वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त होने वाली है। B = μ0/4 2mr/r² माइनस L² का होल स्क्वायर। जहां पर ये जो m आप देख रहे हैं ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है जो कि QM × 2L के बराबर है। जो QM है वो चुंबकीय ध्रुव की ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य है। यदि हम इसी फॉर्मूले के अंदर एक कंडीशन लगा दें कि R का मान है वो L की तुलना में काफी बड़ा है, तो हम L² को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तत्पश्चात हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा।
बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2m/r³। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि इसी टाइप का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था। एक बार इन सभी को हम कंपेयर करेंगे। अभी एक बार इनको हम क्लियर कर लेते हैं, फिर उनको कंपेयर करेंगे। फिर देखिए अपना जो अगली स्थिति है वो है निरक्षीय स्थिति के अंदर। तो निरक्षीय स्थिति के अंदर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करेंगे। हमारे पास में बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जो उत्तरी ध्रुव है उसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, दक्षिणी ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, फिर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पर हम ज्ञात करते हैं। तो ये जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो B बराबर μ0/4 पाई m बट्टे में r² प्लस l² की घात 3/2 प्राप्त होती है। अब आप ध्यान दें कि यदि इसमें भी हम कंडीशन लगा दें कि L वेरी वेरी लेस देन R, तब देखिए क्या होगा, B इक्वल टू μ0/4 पाई m/r³ होगा। क्लियर? तो यहां देखिए एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्रिएट होती है वो अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। इसमें हम 2 का भाग लगा दें तो इन दोनों के बीच में ये वाला रिलेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अगली स्थिति की ओर बढ़ते हैं। व्यापक स्थिति में कि जो बिंदु P है वो आकाश में कहीं पर भी उपस्थित हो, तो व्यापक स्थिति में एक छोटे दंड चुंबक के लिए देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कि केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर आप ध्यान दें, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो μ0/4 पाई m बट्टे में r³ अंडर में 3 cos² थीटा प्लस 1 होगी। ओके, ये व्यापक फॉर्मूला है। आप इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखें। अब जैसे मान लीजिए इसी फॉर्मूले से आप अक्ष पर ज्ञात करना चाहते हैं, तो अक्ष पर थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0 डिग्री। तो 0 का मान पुट कर दो, 0 पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो μ0/4 पाई m बट्टे में r³, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 का मान होता है 1, तो 3 + 1 4, 4 का अंडर हो जाएगा 2, यही आएगा। फिर हम बात करें निरक्ष पर, तो निरक्ष पर जो थीटा की वैल्यू है वो होगी 90 डिग्री। तो b का मान कितना होगा देखिए, μ0/4 पाई m/r³। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो अंडर में रह जाएगा सिर्फ 1, 1 का अंडर 1। तो ये हमारे पास में अक्ष और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगी। तो आप इसको ध्यान में रखें, इसको याद करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दंड चुंबक पर कार्यरत बल और बलाघूर्ण, एक हमारे पास में छड़ चुंबक है और उस छड़ चुंबक को यदि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, ये जो आप समांतर रेखाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो समांतर रेखाएं आपको नजर आ रही है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने इस छड़ चुंबक को रख दिया है। अब क्या है, इस छड़ चुंबक पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, बलाघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखिए, माना ध्रुव प्रबलता Qm तथा चुंबक की लंबाई 2L का एक दंड चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। ये जो उत्तरी ध्रुव है इसकी ध्रुव प्रबलता प्लस में Qm, दक्षिणी ध्रुव है इसकी ध्रुव प्रबलता माइनस में Qm है। ओके, अब
इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया बी में, चुंबकीय क्षेत्र बी है उसमें रख दिया, जिससे ये थीटा कोण पर है। ओके, दोनों ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2l। दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2l है। उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल है F1, जो कि प्लस में QMB के रूप में लगता है। दक्षिणी ध्रुव पर लगने वाला बल परिमाण में तो उतना ही होता है, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है, उसको F2 से पुट कर दें। ओके, तो देखिए यहां पर आप ध्यान दें कि चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण है वो थीटा लेकर चल रहे हैं हम। तो उत्तरी ध्रुव पर बल F1 से पुट कर दें, प्लस में QMB होगा, प्लस में QMB। दक्षिणी ध्रुव पर बल, तो दक्षिणी ध्रुव पर जो बल होगा वो F2 बराबर माइनस QMB होगा। तो दोनों ध्रुवों पर लगने वाले बलों का परिमाण समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के विपरीत। दोनों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण से इस छड़ चुंबक पर लगने वाला जो कुल बल है, तो टोटल बल है वो तो हो जाएगा 0। इन दोनों बलों का जो परिणामी बल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों बल मिलकर इसको घुमाने का काम करेंगे, इधर घुमाएंगे ये, तो यहां पर एक बल आघूर्ण क्रिएट हो जाएगा। अब वो बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण होता है दोनों में से कोई सा भी एक बल गुणा दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी, दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो आप यहां पर देखेंगे कि दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी यहां से लेकर यहां तक होगी, n से लेकर t तक, n से लेकर t तक होगी। तो इसको हम इससे ट्रायंगल की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। देखिए कि चुंबक पर कार्यरत कुल बल, तो F बराबर F1 प्लस F2, तो QMB माइनस QMB ये हो जाएगा 0। फिर दोनों बलों के कारण बल आघूर्ण, यहाँ पर बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होगा, जो कि हमने क्लियर कर दिया है कि बल, तो बल तो होगा MB, और दोनों बलों के बीच की सीधी दूरी QMB, बल तो क्या होगा F इंटू 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो जो F की वैल्यू है वो है QMB, तो QMB इंटू 2L साइन थीटा, और ये हमारे पास में QM इंटू 2L है, उसको हम लिख देंगे M, तो MB साइन थीटा, टो की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास में, जो कि हमने यहाँ पर दिखाई भी है। तो टो बराबर हमें क्या मिल चुका है, MB साइन थीटा। M यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। इसको यदि हम सदिश रूप में लिखें तो टो वेक्टर इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होगा। ओके, फिर आप आगे देखें, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर हम कितना लें, 0 डिग्री लें, तो इसको हम कहते हैं स्थायी संतुलन की स्थिति। इसको एक बार क्लियर कर लें, कैसे है, इसका मतलब क्या है। देखिए डायग्राम को देख लीजिए, इसी थीटा इक्वल टू 0 वाली जो स्थिति है इसको हमने स्थायी संतुलन की स्थिति कहा है। तो यहाँ पर हमने ये जो रेखाएं हैं इससे मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया है। इसके अंदर हमने एक चुंबक को रखा है। ये जो चुंबक है वो थीटा बराबर 0 वाली स्थिति में रखी हुई है। तो इसमें उत्तरी ध्रुव के ऊपर बल लग रहा है F1, दक्षिणी ध्रुव पर बल लग रहा है F2। दोनों बलों का परिमाण समान है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस पर लगने वाला जो कुल बल और बल आघूर्ण है इस स्थिति के अंदर 0 होगा। इस स्थिति को स्थायी संतुलन की स्थिति क्यों कहा गया है कि यहां से यदि हम इसको थोड़ा सा विस्थापित करें, थोड़ा सा भी यदि इसको हम विस्थापित करें तो वापस ये इसी स्थिति में लौटने का प्रयास करती है, इसलिए इस स्थिति को स्थायी संतुलन की स्थिति कहा गया है। फिर देखें, यदि आप थीटा बराबर 180 डिग्री लें तो थीटा बराबर 180 डिग्री को हम अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं, और यहां पर भी साइन 180 का मान 0 होने की वजह से टो का मान कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। तीसरी स्थिति देखें, थीटा बराबर 90 डिग्री, इसको हम शून्य ऊर्जा की स्थिति कहते हैं और साइन 90 का मान होता है 1, तो टो का मान आ जाएगा एम बी। अब देखें, दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। हमारे पास में एक छड़ चुंबक है और उसको किसी एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाने में कितना काम करना पड़ता है वो हमें यहां पर देखना है। तो देखिए, यदि कोई बाह्य कारक, बाहर से हम बल लगाकर बाह्य कारक चुंबक को धीरे से घुमाएं तो कारक को क्षेत्र द्वारा आरोपित आघूर्ण के विपरीत एक आघूर्ण एम बी साइन थीटा आरोपित करना होगा। क्योंकि जैसे ही हम चुंबक को घुमाएंगे, चुंबक के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक आघूर्ण काम करेगा, जो कि अभी अभी हमने देखा है टो बराबर एम बी साइन थीटा। हमने क्या देखा है? टो बराबर एम बी साइन थीटा अभी हमने देखा है। ठीक है, ये बल आघूर्ण काम करेगा। तो इसके बराबर थीटा कोण घुमा रहे हैं आप, तो थीटा कोण पर जो बल आघूर्ण काम करता है, इतना विपरीत दिशा में बल आघूर्ण आपको लगाना पड़ेगा। तो चुंबक को डी थीटा, छोटा सा कोण घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेते हैं। कार्य बराबर होता है बलयुग्म आघूर्ण इंटू डी थीटा। देखो, जो स्थानांतरीय गति होती है उसमें कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, और यहाँ पर जो चुंबकीय द्विध्रुव है, दंड चुंबक है, वो घूर्णन गति कर रही है। तत्पश्चात बल के स्थान पर आ जाएगा बल आघूर्ण और विस्थापन के स्थान पर कोणीय विस्थापन। टो की वैल्यू पुट कर देंगे तो डी डब्ल्यू बराबर एम बी साइन थीटा डी थीटा। तत्पश्चात देखिए आप, थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा? W इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर दिया हमने इसको थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, एम बी साइन थीटा डी थीटा। एम बी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का करेंगे तो कोस थीटा, और लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास में देखो साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कोस थीटा, और लिमिट पुट करेंगे तो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कार्य का। W इज इक्वल टू एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये वाला फॉर्मूला आपको स्पेशली ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए, इसमें हम कुछ कंडीशंस यहां पर हम देखने वाले हैं। हमारे पास में जो फॉर्मूला आया था उसी में ही हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री, इसको हम कहते हैं स्थायी संतुलन की स्थिति, और थीटा 2 बराबर, देखिए यहां पर आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, इसको हम कहते हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति। तो जब यहां पर हम थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू पुट कर दें तो cos 0 माइनस cos 180, cos 0 का जो मान होता है वो 1 और cos 180 का -1, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 इस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, तो इस स्थिति के अंदर जो कार्य है वो 2mb किया जाएगा। यदि हम थीटा 1 0 डिग्री ले लें, मतलब स्थायी संतुलन की स्थिति, और थीटा 2 बराबर 90 डिग्री मतलब शून्य ऊर्जा की स्थिति, तो स्थायी संतुलन से शून्य ऊर्जा की स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य हम देखेंगे। एम बी कोस 0 माइनस कोस 90, कोस 90 का मान हो जाएगा 0, कोस 0 का मान हो जाएगा 1, तो एम बी हमारे पास में आ जाएगा। क्लियर? अब आप यहां पर ध्यान दें कि एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 2 जूल प्रति टेस्ला है। यह चुंबक 0.1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा है। चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां पर हमें एक तो चुंबकीय आघूर्ण 2 जूल प्रति टेस्ला दे रखा है, तो m का मान तो दे रखा है 2 जूल प्रति टेस्ला। यह चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 0.1 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा है, अनुदिश रखा है इसका मतलब है थीटा 1 बराबर 0 डिग्री। फिर देखो क्या कहा गया है, चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाने में किया गया कार्य। लंबवत घुमाएंगे तो थीटा 2 बराबर 90 डिग्री।
तो यहां से W बराबर एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 90, 2 इंटू 0.1 कॉस 0 माइनस कॉस 90 बराबर 0.2 जूल। ये हमारे पास में कार्य आ जाएगा। फिर ध्यान दें, अगला जो टॉपिक है वो है दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। कि यदि हम किसी छड़ चुंबक को या चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उसकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि चुंबकीय द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी एंगल तक घुमाने में जो भी काम करना पड़ता है, जो भी कार्य करना पड़ता है, वह कार्य ही उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखिए क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो शून्य ऊर्जा की स्थिति से घुमाएंगे, शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी एंगल थीटा तक घुमा दीजिए, तो जो भी कार्य होगा वह कार्य ही चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आप θ1 बराबर 90 डिग्री पुट कर दें और θ2 बराबर थीटा पुट कर दें, तो हमारे पास में u का जो मान है वो mb 0 माइनस कॉस थीटा, और फाइनली जो मान है वो हमें मिलेगा माइनस में mb कॉस थीटा। ये हमें मिलने वाला है। यहां से इसको हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, थीटा की जो वैल्यू है हम माइनस में m वेक्टर डॉट b वेक्टर इसको पुट कर सकते हैं। अब हम कुछ कंडीशन लेंगे यहाँ पर। पहली स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री पर u बराबर माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, तो माइनस में एम बी आ गया। फिर सेकंड कंडीशन देखें, थीटा बराबर 90 डिग्री पर एम बी कॉस 90 माइनस एम बी कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तीसरी स्थिति देखें, थीटा बराबर 180 डिग्री पर, तो u बराबर माइनस में एम बी कॉस 180, माइनस कॉस 180 का मान होता माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम बी इसका मान आ जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखें कि L लंबाई व स्मॉल m चुंबकीय आघूर्ण की छड़ को मोड़कर वर्ताकार बनाया गया है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। हमारे पास में जो छड़ है उसकी लंबाई है L, छड़ की लंबाई कितनी है, L है, उसको मोड़कर अर्धवर्ताकार बना दिया गया है। ओके, तो यहां पर आप क्लियर कर ले, इस तरीके से छड़ को मोड़कर अर्धवर्ताकार बना दिया गया है। लेकिन जब हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे तो इनके बीच की सीधी दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करनी होगी। इसका मतलब है कि इसकी त्रिज्या की दुगुनी या इसका व्यास हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लंबाई है पाई आर है, वो है L। तो यहां से R बराबर निकल गया L बट्टे में पाई। हमें यहाँ पर स्मॉल l का मान चाहिए, स्मॉल r होगा 2r, जो कि 2l बट्टे में पाई हो जाएगा। ओके, अब चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m बराबर स्मॉल m बराबर, चुंबकीय आघूर्ण यहां पर कैपिटल M दे रखा है, तो यहां से चुंबकीय आघूर्ण m डैश बराबर m क्यू एम इंटू एल यहां पर होगा, जो कि क्यू एम इंटू 2l बट्टे में पाई होगा। यहां पर जो हमें कैपिटल M दे रखा है वो हमारे पास में है क्यू एम इंटू कैपिटल L, क्योंकि L लंबाई की छड़ है, क्यू एम उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम लेकर चले तो M डैश बराबर क्या आ गया, क्यू एम इंटू एल तो हो गया कैपिटल M, तो 2 कैपिटल M बट्टे में पाई इसका आंसर आने वाला है। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कि एक छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण है 200 एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर है को 0.25 न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। इसे 30 डिग्री से विक्षेपित करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण क्या होगा? कितना बल आघूर्ण की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखिए बल आघूर्ण टो बराबर हमारे पास में होता है एम बी साइन थीटा। सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। एम का जो मान है वो हमें दे रखा है 200, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.25 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो यहां से ये 2 जीरो पॉइंट हटा देंगे तो 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यह आ जाएगा 25 न्यूटन इंटू मीटर। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करती है। देखिए विद्यार्थियों यहां पर हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को या दंड चुंबक को रखकर हमने उसका अध्ययन किया था इसी में ही कि यदि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र लें तो उसमें रखी चुंबक के ऊपर बल तो होता है 0 और बल आघूर्ण होता है एम बी साइन थीटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि समान चुंबकीय क्षेत्र हो तो, लेकिन यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो असमान है तो असमान चुंबकीय क्षेत्र में बल भी होगा और बल आघूर्ण भी होगा। तो वहां पर ऑप्शन ए सही होने वाला है, बल और बल आघूर्ण दोनों काम करेंगे। ओके, तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है। जो चुंबकीय सुई है वो चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल है। इसको 60 डिग्री कोण घुमाने में W कार्य करना पड़ता है। इसी अवस्था में बने रहने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण होगा। देखिए इसमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, प्रारंभ में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो θ1 बराबर 0 डिग्री। फिर इसको हम 60 डिग्री घुमा रहे हैं तो θ2 बराबर 60 डिग्री। तो θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में W काम करना पड़ता है। तो यहां से हमारे पास में एम बी बाहर आ जाएगा। तो देखिए W बराबर एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2 ये होता है। तो यहां से एम बी कोस 0 माइनस कोस 60 डिग्री। कोस 0 का मान होता है 1, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1 में से 1/2 घटा देंगे तो 1/2 बच जाएगा। तो एम बी बट्टा 2 आ जाएगा हमारे पास में। क्लियर? तो θ1 0, θ2 60। तो यहां से देखिए W की जो वैल्यू है 2W बराबर आ जाएगा एम बी। अब हमें टो निकालना है। टो बराबर होता है एम बी साइन थीटा। तो यहां से एम बी की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। पहले हम एम बी की वैल्यू निकालेंगे तो वह है 2W साइन 60 डिग्री। इसका मान होता है √3/2। तो 2 से ये जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा और √3W हमें आंसर मिल जाएगा। √3W ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल एम है, बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? तो देखिए बल आघूर्ण को हम टो बराबर एम बी साइन थीटा से लिखते आए हैं और यदि इसको हम सदिश रूप में लिखें तो टो वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यदि स्मॉल एम चुंबकीय आघूर्ण के छड़ चुंबक को तीव्रता बी के समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? देखिए हम क्या जानते हैं, W बराबर जानते हैं एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये हम जानते हैं।
यहाँ पर समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है। तो θ1 की जो वैल्यू है वो आ गई है 0 डिग्री और θ2 की जो वैल्यू है वो है थीटा। तो यहां से W बराबर mb cos 0 0 cos 0 का मान 1 cos थीटा, तो mb 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास में आ जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 0.4 जूल प्रति टेस्ला चुंबकीय आघूर्ण को एक छोटे चुंबक के 0.16 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुंबक की स्थायी साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए हमें यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, सॉरी ये चुंबकीय आघूर्ण हमें यहाँ पर दे रखा है, स्मॉल m की वैल्यू है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b हमें दे रखी है। साथ में देखो समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है चुंबक की स्थायी साम्यावस्था में। स्थायी साम्यावस्था का मतलब हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री। फिर u पूछा है, u बराबर होता है माइनस में mb cos थीटा, तो m का मान 0.4, b का मान 0.16 cos 0, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में u का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस वीडियो का अंतिम टॉपिक यहां पर हम देख रहे हैं चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। चुंबकत्व के लिए गाउस का जो नियम है वो क्या है? देखिए कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होगा वो शून्य होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन का जो मान होगा वो शून्य होगा। देखिए चुंबकीय जो फ्लक्स होता है फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहां से या आप इसको डी ए वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका जो मान है किसी बंद पृष्ठ के लिए वो 0 होगा और यही चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम है। अब देखिए इसे आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि बंद पृष्ठ में चुंबकीय फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल चुंबकीय आवेशों का म्यू 0 गुणा होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस का नियम था उसी की भांति। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का मान है, ये उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल चुंबकीय आवेश हैं उनका म्यू 0 गुणा। तो देखिए किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित जो चुंबकीय आवेश होगा वो 0 होगा, क्योंकि जैसे मान लो कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ है तो उत्तरी ध्रुव भी होगा उसमें, साथ में दक्षिणी ध्रुव भी होगा, दोनों ध्रुव साथ में होंगे, इसलिए एक का प्लस में QM दूसरे का माइनस में QM और तत्पश्चात 0 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मान लीजिए कि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता, यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो गाउस का नियम क्या हो जाता? एक ही ध्रुव होता या बंद पृष्ठ के अंदर केवल और केवल उत्तरी ध्रुव मौजूद हो तब गाउस का नियम क्या हो जाता? तो बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर का बंद समाकलन बराबर म्यू 0 QM इसका आंसर होता। वैसे जो गाउस का नियम है चुंबकत्व के लिए वो ये है, एकल ध्रुव के लिए ये है। अब मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताता हूं। स्थिर वैद्युतिकी में जो गाउस का नियम था वो क्या था कि विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल विद्युत आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। इसे आप ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का बंद समाकलन बराबर समेशन q अपॉन म्यू 0 से भी लिख सकते हैं। तो ये वाली जो राशि है इसको आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं, तो दोनों सिमिलर टाइप के होंगे। ओके, देखिए अब हम चुंबकत्व के लिए जो कूलाम का नियम है और जो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर कूलाम का नियम है उनको कंपेयर कर लेते हैं।
स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम इन दो चुंबकीय आवेशों को यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। एक चुंबकीय आवेश यहाँ पर है, दूसरा वाला चुंबकीय आवेश यहाँ पर है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तब आप देखेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल दोनों विद्युत आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वहां से हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो एक कांस्टेंट लगाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों जो नियम है वो सिमिलर टाइप के नियम है। इसी प्रकार से एकल विद्युत आवेश के कारण से यहां पर तो चुंबकीय आवेश है, और एकल विद्युत आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर थी। तो यहां पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है सिमिलर उसी टाइप की ही है। फिर देखें दंड चुंबक, या ये हो दंड चुंबक का मतलब यहां पर ये हमारे पास में हो गया है एक चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय द्विध्रुव, क्योंकि दंड चुंबक है वो चुंबकीय द्विध्रुव ही होती है। तो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र अक्ष और निरक्ष पर हमने देखी। यदि मैं यहां पर विद्युत द्विध्रुव की बात करूं, विद्युत द्विध्रुव हम लेकर चले, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमारे पास में हमने निकाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। तो देखिए यहां पर हमारे पास में क्या आया है कि जो म्यू नॉट है वो चेंज हुआ है 1/एप्सिलॉन नॉट से, m की जगह आ गया है p और b की जगह आ गया है e। ये सारे चेंजेस यदि आप कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सभी फॉर्मूले हैं वो चुंबकत्व के लिए लागू हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखें E निरक्ष के ऊपर, E निरक्ष पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब होता है। और व्यापक स्थिति में भी सिमिलर टाइप का फॉर्मूला होता है। आप यहां पर देखें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके अंदर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब, सेम बाकी का फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा। फिर बात करें कि यदि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बल की बात करें तो बल तो 0 होता है और बल आघूर्ण टो बराबर mb sin थीटा होता है। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, बल तो विद्युत क्षेत्र के अंदर भी 0 होगा और विद्युत क्षेत्र के अंदर जो बल आघूर्ण है वो pe sin थीटा होगा। इसे हम सदिश रूप में p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर पुट कर सकते हैं। फिर देखिए कि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने में उसको घुमाने में जो किया गया कार्य था वो pe cos θ1 माइनस cos θ2 के इक्वल था। ओके, और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला था वो U बराबर माइनस में pe cos θ, सिमिलर टाइप का फॉर्मूला था जिसे हम माइनस में p वेक्टर डॉट e वेक्टर भी पुट कर सकते हैं। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें देखी और साथ में हमने कुछ उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।